नीट एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। आप सबका स्वागत है आरएनएम एकेडमी पर। और आज है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 को शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास के मैंने कुछ होमवर्क दिए थे आपको, पहले हम उन होमवर्क को करते हैं, ठीक है। और आप भी देख लीजिए आपने कितने सही किए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि इफ एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर कोई भी एंगल है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीज हो रहा है, तो बताइए साइन थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। तो देखिए बच्चा, अगर हमारा कोई भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है 0 से 1 2 3, इस तरह से हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमारी जो साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। हमारी साइन थीटा की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, ये आपको पता है भाई। यस, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये पता होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर मैं साइन 0 की वैल्यू पूछूं तो वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर वो साइन 0 डिग्री की वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो वो कितनी होती है, 0 होती है। फिर 30 डिग्री की पूछूं तो वो कितनी होती है, हाफ होती है। 45 डिग्री की पूछूं तो 1/√2 होती है। अगर 90 डिग्री की पूछूं तो वो कितनी होती है, 1 होती है। मतलब साफ सा इतना है कि अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, ये देखिए 0 डिग्री है तो ये 1 होगी। अगर ये 30 डिग्री है तो √3/2 होगा। 45 डिग्री है तो 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। 90 डिग्री जब होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो, पहले 1 से स्टार्ट हुआ और 1 से 0 पर खत्म हो रहा है, मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगी, तो ये देखिए बच्चा, जब हम tan 0 की बात करें तो वो कितना होता है, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। तो हमें साफ साफ इतना समझ में आ गया, बच्चा, हमें साफ साफ इतना समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, साइन थीटा इंक्रीज, कॉस थीटा डिक्रीज और टेन थीटा इंक्रीज। तो हमारा आंसर 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए फिर अगला हमारा होमवर्क ये था कि हमें कुछ वैल्यूज थी वो हमें कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, सबसे पहला जो था वो था कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, ये बताइए। साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0। सही है। साइन 180 डिग्री कितना होता है, किसके बराबर होता है, साइन 180 डिग्री बराबर होता है साइन 0 के, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं भाई साइन 315 बताइए, साइन 315 कितना होता है। अगर मैं साइन 315 को इस तरह से लिख सकती हूँ, 270 + 45
क्या मैं लिख सकती हूँ ऐसे 270 प्लस 45? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? हाँ मैम लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकते हैं? देखिए ऐड कीजिए, इसको हम ऐड करेंगे ना, 270 प्लस 45 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 315 ही आएगा। आ गया। अब हमें क्या देखना है कि हम कौन से क्वाड्रेट में, हमें क्या देखना है हम कौन से क्वाड्रेट में। तो हमें देखकर ये पता चल रहा है 270 में से हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब हम थर्ड क्वाड्रेट में। सब लोग पिछले क्लास का रिवाइज तो कर आए हो ना, सब लोग पिछले क्लास का रिवाइज तो कर आए हो ना। तो हम कौन से क्वाड्रेट में? थर्ड क्वाड्रेट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेट में हैं, तो हमारे साइन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। और जो साइन है उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। जब 270 डिग्री प्लस माइनस कुछ थीटा होता है, जब 270 प्लस माइनस कुछ थीटा होता है तो क्या होता है? फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन की जगह पर कोस हो जाता है और कोस की जगह पर क्या हो जाता है बच्चा? कोस की जगह पर क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कोस 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? माइनस कोस 45 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस कोस 45 डिग्री कितना होता है? -1/√2। कितना हो जाएगा? -1/√2 हो जाएगा। कोस 45 डिग्री तो बड़ा आसान है। कोस 45 डिग्री कितनी होती है? 1/√2। ठीक है। tan 120 कितनी होती है? tan 120 किसके बराबर होती है? tan 60 के बराबर होती है। tan 60 के बराबर होती है tan 120। सबको टेबल याद तो है ना? मैं मानकर चल रही हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वो आप रिवाइज करते जा रहे हो, आप नोट्स बनाते जा रहे हो। ठीक है। तो tan 120 डिग्री जो है उसको क्या मैं tan 60 डिग्री मान सकती हूँ? ठीक है, होती है। tan 120 डिग्री क्या होती है? tan 60 डिग्री होती है। अगर ये tan 60 डिग्री होती है तो क्या मैं इसकी वैल्यू लिख दूं? √3। सही है। tan 135 डिग्री कितनी होती है भाई? tan 135 डिग्री को क्या मैं tan 45 डिग्री लिख सकती हूँ? हाँ मैम लिख दीजिए। और tan 45 डिग्री होती है, कितनी होती है? 1 होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? मैंने ये बोला है कि tan 120 डिग्री है वो किसके बराबर है? tan 60 डिग्री के बराबर है। tan 120 डिग्री किसके बराबर है? tan 60 डिग्री के बराबर है। तो ये देखिए, क्या हम सेकंड क्वाड्रेट में 120 डिग्री, tan 120 डिग्री क्या हम सेकंड क्वाड्रेट में? और सेकंड क्वाड्रेट में tan थीटा क्या होता है बच्चा? सेकंड क्वाड्रेट में tan थीटा क्या होता है? माइनस होता है। तो मैं क्या यहाँ माइनस लिख दूं? सही है। और यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। सही है। अब tan 135 डिग्री, ये भी हम कौन से क्वाड्रेट में? सेकंड क्वाड्रेट में। अगर हम सेकंड क्वाड्रेट 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जो भी एंगल होते हैं वो कौन से क्वाड्रेट में होते हैं? वो सेकंड क्वाड्रेट में होते हैं। तो tan 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेट, और सेकंड क्वाड्रेट में क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये ये क्या हो जाएगा? माइनस tan 45 डिग्री के क्या है? बराबर। ये आंसर आ जाएगा -1। cos 360 क्या होता है बच्चा? cos 360 इक्वल्स टू cos 0 डिग्री, और वो होता है हमारा 1। वो क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखिएगा, cos 360 यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेट में, और फोर्थ क्वाड्रेट में cos 360 मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेट में, और फोर्थ क्वाड्रेट में अगर हम हैं, फोर्थ क्वाड्रेट में अगर हम हैं तो वो क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए cos 360 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। मैं बात करूं sin 360 की, sin 360 को भी मैं sin 0 डिग्री लिख सकती हूँ। 360 को हम 0 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, sin 0 डिग्री मैं लिख सकती हूँ। अगर मैं sin 0 डिग्री में इसको लिख सकती हूँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है। वो कौन सी बात आपको ध्यान रखनी है? वो ये है कि हम हैं फोर्थ क्वाड्रेट में, और फोर्थ क्वाड्रेट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो इसीलिए मैं इधर माइनस रख दूंगी, और माइनस साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। सही है, सबने कर लिया होगा, ये सबने कर लिया होगा। चलिए फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 39 डिग्री इंटू कोसेक 39 डिग्री। ये हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन है।
क्या आप ये जानते हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा होता है? क्या बच्चा आप इतना जानते हो कि साइन थीटा क्या होता है? 1 कोसेक थीटा होता है। यस मैम, हम जानते हैं। चलिए फिर साइन 39 डिग्री को, चलिए फिर हम हमारा क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन 39 डिग्री है इंटू कोसेक 39 डिग्री। क्या मैं साइन 39 डिग्री को 1 कोसेक 39 डिग्री लिख दूं? हाँ मैम लिख दो, बात तो बराबर ही है। यस, तो 1 कोसेक 39 डिग्री ये मैंने लिख दिया यहां पर। 1 कोसेक 39 डिग्री इंटू कोसेक 39 डिग्री। सही है, ये मैंने ऐसा कैसा यहाँ पर ये वाली वैल्यूज लिख दी है, ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, ये देखिए कोसेक 39 डिग्री से ये कोसेक 39 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या आंसर आएगा, 1 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए फिर ये देखिए अगला, ये देखिए अच्छे से देख लीजिए आप, ये आंसर अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, किसी को कोई भी डाउट ना रहे। क्या मैं साइन थीटा को, आपको मैंने याद रखवाया था कि साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा बोलते हैं, सेक थीटा को 1 देखिए साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा बोलते हैं, कोस थीटा को 1 सेक थीटा बोलते हैं और टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं बच्चा, टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, 1 कोट थीटा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? इसीलिए अगर आपको याद हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि हाँ मैम साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा बोल सकते हैं। तो इस वैल्यू में साइन 39 डिग्री को हमने क्या किया, 1 कोसेक 39 डिग्री यहाँ पर पुट कर दी। साइन 39 डिग्री, जो साइन 39 डिग्री है उसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, 1 कोसेक 39 डिग्री को पुट कर दिया। मल्टीप्लाई कोसेक 39, ये कोसेक 39 डिवाइड में है, ये कोसेक 39 मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। ये कट गए, हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सब देख लीजिए। ठीक है, अगला हमारा ये क्वेश्चन था कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, साथ में हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम सबसे पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखिए बच्चा, वो कैसे फाइंड करेंगे। क्या हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हो बच्चा? क्या आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हो? वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर, पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए फिर हमारा यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर ये देखिए, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर पुट कर देंगे, यहाँ पर हम बेस को पुट कर देंगे और हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू तो हमें निकालनी ही थी। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मैम 9 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है इक्वल्स टू एच स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चा, 16 प्लस 9 होता है 25 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। और ये देखिए एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बच्चा, 5 आ गई है। अब हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई है। वो क्या है, पहले तो ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम सबको समझ में आई होगी। क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। पी की वैल्यू पुट किए, बी की वैल्यू पुट किए और एच की वैल्यू पुट किए, कैलकुलेट किया है, हमारा आंसर आ गया है। चलिए फिर क्या हम जानते हैं साइन थीटा को क्या हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं, कोस थीटा को क्या हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं, टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं नहीं लिखते? हाँ मैम लिखते हैं। अब देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा।
कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा के उल्टे को हम क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा बोलते हैं। अब ये है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के उल्टे को हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कोसेक थीटा को क्या मैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दूं? हाँ मैम लिख दो। सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है, हाइपोटेनियस हमारा चमकता हुआ आया है 5। क्या आया है? 5 आया है। परपेंडिकुलर कितना है? 3 है। हाइपोटेनियस कितना है? 5 है। अरे चलिए फिर, बेस हमारा क्या है? 4 और हाइपोटेनियस 5 है। परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा क्या है? 4 है। हाइपोटेनियस हमारा 5 और परपेंडिकुलर हमारा 3 है। हाइपोटेनियस 5 है, बेस हमारा 4 है और बेस हमारा यहाँ पर कितना है? 4 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 3 है। सबको समझ आया? एक बार देख लीजिए बच्चा, सबको समझ आया ना? सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने क्या बताया, हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी थी, साथ में हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करेंगे। उसकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कोस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा और कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। चलिए अब हमारा है अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है हमारा इफ वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा टेन थीटा। हमें दे रखी है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 4/3 और हमें फाइंड करना है कोस थीटा टेन थीटा। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। क्या मैं सही बोल रही हूँ? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाँ मैम होता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 4 और हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 3। ठीक है, लेकिन हमें कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये हम यहाँ पर निकालते हैं कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू। ये चलिए यहाँ पर कोस थीटा इक्वल्स टू और टेन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा क्या होता है बच्चा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें बेस चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास अगर नहीं है तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4 का स्क्वायर। B हमें निकालना है और h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, सही है। अब देखिए B स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बच्चा? सेवन। ठीक है, -7 इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा रूट -7 अपॉन हाइपोटेनियस 3। परपेंडिकुलर है हमारा 4 अपॉन बेस कितना है? ये देखिए -7।
ये है। क्या सबने इसी तरह से सॉल्व किया होगा ना, सबने इसी तरह से सॉल्व किया होगा। तो ये देखिए बच्चा, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, गलत है। ये पूरा का पूरा गलत कैसे है मैम? ऐसा ही तो है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया नहीं, गलत कैसे है? वो इसीलिए गलत है क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो होती है -1 to +1 के बीच में। वो क्या होती है? -1 से +1 के बीच में होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? -1 से +1 के बीच में होती है। और ये देखिए, ये जो वैल्यू है साइन थीटा की वो क्या है? 1 से बड़ी वैल्यू है। जो मैं ये साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/3 है, मतलब 1.33 के समथिंग है। ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.33 के समथिंग है, मतलब ये वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, 1 से बड़ी वैल्यू है। और साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 से बड़ी कभी होती ही नहीं है, 1 से बड़ी कभी वैल्यू होती ही नहीं है साइन थीटा की। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आ गया? हमारा जो क्वेश्चन ही जो था ना, ये क्वेश्चन ही जो था वो रॉन्ग है। जो ये क्वेश्चन ही जो था वो क्या था? रॉन्ग था। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला? ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला? तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 तक होती है। ऐसे नहीं कि आंख बंद किया, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। अगर हम अच्छे से पढ़ते तो हमें पहले ही चुटकी में पता चल जाता भैया तो क्वेश्चन ही गलत है। कैसे क्वेश्चन गलत है? कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती है, वो -1 से +1 तक होती है। +1 ये 4/3 कितना होता है? 1.33 समथिंग होता है। इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया? रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर अगला है, अब हम पर समझते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट देखिए, ये आपको मैं पहले कोई जनरलाइज वैल्यू बताती हूँ। y = होती है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो अगर हमें ये मैक्सिमम वैल्यू y की निकालनी होगी तो हम किस तरह से निकालेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमारी +a² प्लस b² है, प्लस √a² प्लस b²। अगर ये मिनिमम वैल्यू है तो क्या हो जाएगी? -√a² प्लस b²। चलिए अब हमारा क्वेश्चन था उसको आंसर करते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था कि y = 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा हमारा क्वेश्चन था, ठीक है? हमें y मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर, ये है a और ये है b। देखिए समझिए इस वैल्यू को, a sin थीटा b cos थीटा, 3 sin थीटा 4 cos थीटा। तो a की जगह पर यहाँ पर 3 है और b की जगह पर यहाँ पर क्या है? 4 है। ये हो जाएगा 4²। y मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? क्या आ जाएगी? +9 प्लस 16। तो y मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 + 16 कितना होता है? 25। 25 का रूट कितना होता है? 5 +5। और y मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5। अगर हमें साइन थीटा और कोस थीटा इस तरह से अगर वैल्यू दे रखी हो, ध्यान रखिएगा, अगर हमें इस तरह से वैल्यू दे रखी हो, अगर हमें इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी हो, इस तरह से, इस तरह से हमें कोई वैल्यू दे रखी हो, तो हमें अगर मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू अगर निकालनी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इस तरह से निकालेंगे, √a² प्लस b²। ये देखिए सही है।
अगर प्लस है तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो +5 हो जाएगा, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। वही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, तो y मैक्सिमम हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 64 प्लस 36। 64 प्लस 36 होगा 100 और 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और y मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। ये कितना हो जाएगा, +10, ये कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। देखिए सबको समझ आ गया। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर होता है 64, 6 स्क्वायर होता है 36, y मैक्सिमम 64 प्लस 36 कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है, और 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। चलिए फिर करते हैं। y मैक्सिमम कितना होता है, √2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9। y मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी √13, और y मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√13। सही है, सही है क्या, नहीं बच्चा, ये भी गलत है। ये कैसे गलत है, तो फिर देखिए, पहले तो इसको देखिए, ये क्या है, y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा। क्वेश्चन अब ढंग से देखा है ना, अभी तो हवा में कर रहे थे। ठीक है, ढंग से देखो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा। मैंने क्या जनरलाइज वैल्यू बताई थी, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। मैंने क्या बताया था, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, मैंने ये बताया था, कोस थीटा बताया था, b कोस थीटा। ठीक है, और ये क्या है बच्चा ये क्या है, 2 साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा y मैक्सिमम की वैल्यू होगी यहाँ पर 7। अगर हमें y मैक्सिमम अगर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। ये क्या हो जाएगा, 7 साइन थीटा। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या आप जानते हो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कौन से एंगल पर होती है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कौन से एंगल पर होती है, साइन 90 पर। साइन 90 पर उसकी वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है, जब हम थीटा को 90 डिग्री रखेंगे, जो थीटा मैक्सिमम है, साइन थीटा मैक्सिमम जो है वो कितना है, जब थीटा हम 90 डिग्री रखेंगे, जब हम थीटा को 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। जो क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, +1 है। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू मैंने अभी भी बताया ना कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है -1 से +1। +1 से बड़ी नहीं होती, यानी कि +1 सबसे बड़ी वैल्यू है। +1 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, और +1 सबसे बड़ी वैल्यू है। और हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम मतलब बड़ी वैल्यू पूछी है। अगर मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम यानी कि बड़ी वैल्यू अगर पूछी है
अगर बड़ी वैल्यू अगर हमें पूछे है तो हम थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 90 रख देंगे, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 7 साइन 90, वो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, चलिए फिर हमें तो मिनिमम भी निकालना है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, मैंने अभी अभी क्या बताया है बच्चा, मैंने अभी अभी ये बताया कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है -1 से +1 के बीच में। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है -1 से लेके +1 के बीच में। ठीक है, मतलब क्या है, इस चीज का मतलब समझ में आया सबको, साइन थीटा की वैल्यू वेरी करती है -1 से +1 के बीच में, इस चीज का मतलब समझ में आया सबको मतलब समझ में आया, मतलब इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी +1, इसके छोटी से छोटी वैल्यू होगी -1, बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी +1 और छोटी से छोटी वैल्यू होगी -1। हमें y मैक्सिमम पूछी थी, वो होगी 7, क्योंकि साइन 90 क्या होती है, +1 होती है। अब हमें ऐसी कौन सी हम एंगल को पुट करिए जहां पर साइन की वैल्यू क्या है, -1 आए। अब हमें क्या निकालना है, y मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसी कौन सी साइन के अंदर थीटा की वैल्यू पुट करे, ऐसे कौन सी साइन के अंदर थीटा की वैल्यू पुट करे कि वो क्या हो जाए, -1 आ जाए, क्योंकि हमें ये पता है कि सबसे मिनिमम जो वैल्यू वो क्या होती है, -1 होती है साइन थीटा की। तो वो देखिए हम यहाँ पर पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 270 डिग्री। हम थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बच्चा, थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 270 डिग्री पुट करेंगे, तब हमारे पास आएगा y मिनिमम, वो कितना आएगा, 7 साइन 270 डिग्री, y मिनिमम हो जाएगा -7, क्योंकि साइन 270 डिग्री होती है, साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, हमें y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये है 2 साइन थीटा + 5 साइन थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा + कोस थीटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह से करने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये देखिए y = 2 साइन थीटा + 5 साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या सोचना है कि हमें क्या निकालना है, y मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, y मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए y मैक्सिमम है, जब हम साइन थीटा की वैल्यू, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम रख दे, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम रख दे, तो क्या हमारे पास y मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, क्या हमारे पास y मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, हाँ मैम आ जाएगी। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 होती है। और +1 कब होगी, जब हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चा, 90 डिग्री पुट करेंगे। कितनी पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट करेंगे। तो ये देखिए 7 90 डिग्री, साइन 90 +1, 7 × 1 कितना हो गया, 7, y मैक्सिमम 7। अब हमें क्या निकालना है, y मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, y मिनिमम की वैल्यू निकालनी। देखिए एक बार, y मिनिमम = है साइन 7 साइन थीटा। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 270 डिग्री।
यहाँ पर हम 270 डिग्री की पुट करेंगे वैल्यू, तब क्या हो जाएगा, ये क्या होता है साइन 270 डिग्री क्या होता है -1 होता है। जब ये -1 होता है तो साइन 7 इंटू -1 कितना होगा -7। ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा एंगल कितना होना चाहिए। y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कि y हमारा मैक्सिमम मिल जाए, इसके लिए हम थीटा की वैल्यू कितनी पुट करें। y हमारा मैक्सिमम मिल जाए, इसके लिए हमें थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है। ठीक है, चलिए फिर y हमारा पहला ये क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। y इक्वल्स टू कितना है 3 साइन थीटा। मैंने आपको पहले बता दिया अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है +1 होती है। और वो कब होती है बच्चा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब कितनी होती है +1 होती है। और वो कब होती है, जब हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आए, वो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आए 90 डिग्री आए। हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आए 90 डिग्री आए। मतलब क्या है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। और वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री हो। चलिए फिर तो ये देखिए हमारा पहला सॉल्यूशन, देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कि y इक्वल्स टू है 3 साइन थीटा। y इक्वल्स टू क्या है बच्चा, y इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा। अब देखिए क्या मैं इधर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूं तो हमारे पास y मैक्सिमम आ जाएगा। चलिए देखते हैं, y मैक्सिमम चाहिए ना हमें, तो 3 साइन 90, थीटा की वैल्यू मैंने क्या पुट किया है 90 पुट किया है। 3 साइन 90, साइन 90 क्या होता है +1 होता है। तो y मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, और थीटा हमने कितना पुट किया 90 पुट किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 3 साइन 2 थीटा। y इक्वल्स टू कितना है 3 साइन 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम y के लिए। मैंने ये बताया कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री होती है। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी पुट करूं मैं, यहां पर मैं थीटा की वैल्यू कितनी पुट करूं 45 डिग्री। क्या मैं यहाँ पर 45 डिग्री पुट कर दूं तो यहाँ पर साइन के अंदर 90 डिग्री हो जाएगा। 45 टू जा कितना होता है बच्चा, 45 टू जा कितना होता है 90 डिग्री होता है। 45 टू जा कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये देखिए मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री पुट कर दूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 साइन 2 इंटू 45 डिग्री, जो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो कितनी होती है +1 होती है। तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगेन 3 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5 - 2 साइन थीटा। हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू चाहिए कि थीटा की वैल्यू हम कितनी पुट करें तब हमें क्या मिले y की मैक्सिमम वैल्यू मिले। थीटा की वैल्यू हम कितनी पुट करें कि हमें क्या मिले y की मैक्सिमम वैल्यू मिले। चलिए फिर क्या मैं थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूं, क्या मैं थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दूं कि हमें 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल हम पुट करेंगे तभी तो हमें y मैक्सिमम मिलेगा। क्या आप यही सोच रहे हो, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो आप, ऐसा क्यों गलत सोच रहे हो। अरे भाई हमारा साइन थीटा तो माइनस में है, हमारा साइन थीटा तो किस में है, हमारा साइन थीटा तो माइनस में है। अगर हम साइन थीटा को माइनस कर देंगे, अगर हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की रख कर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू छोटी आएगी। हमारे समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, समझ पा रहे हो।
अगर मैं जितनी बड़ी वैल्यू को माइनस करूंगी तो उतनी छोटी वैल्यू तो आएगी, समझ में आया? अगर मैं जितनी बड़ी वैल्यू को माइनस करूंगी तो उतनी छोटी वैल्यू आएगी। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री यहाँ पर एक जो क्या है बहुत ही क्या है बड़ी वैल्यू है, जो क्या है साइन थीटा की तो बड़ी वैल्यू +1 ही होती है। अगर ये बड़ी वैल्यू +1 है, अगर मैं यहाँ रख दूंगी तो y की छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर +1 कर रहे हैं, समझ रहे हो? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पर क्या करें, y की हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। y की हमें क्या चाहिए, y की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना? अगर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो माइनस हम छोटी वैल्यू करेंगे। जब हम किसी बड़े 5 में से अगर हम कोई छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास y की बड़ी वैल्यू आएगी। इतना समझ रहे हो? चलिए फिर अगर मैं थीटा की वैल्यू 270 पुट कर दूं तो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 270 पुट कर दूं तो क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है। साइन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए साइन की सबसे छोटी वैल्यू होती है, ये यहाँ पर हम मैक्सिमम की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर हम मैक्सिमम की बात करें। अगर मैं बात करूं मिनिमम की, अगर मैं बात करूं बच्चा मिनिमम की, तो साइन 270 डिग्री, साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू वो होती है -1, और वो कब होती है, 270 डिग्री पर होती है। वो कब होती है बच्चा, 270 डिग्री पर होती है। साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और वो कब होती है, 270 डिग्री पर होती है। अगर मैं यहाँ पर 270 डिग्री पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, y मैक्सिमम आएगी 5 - 2 साइन 270 डिग्री, क्या आ गया, साइन 270 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, आ गया। अब y मैक्सिमम इक्वल्स टू 5 माइनस साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। तो -2 इंटू -1 अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम हो जाएगा प्लस का 7। सबको समझ आया? ठीक है। अब हम आ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज, ये क्या होता है, जीपी सीरीज क्या होता है भाई, जीपी सीरीज क्या मैम इंपॉर्टेंट है, क्या हमें कभी काम आएगी जीपी सीरीज, हम जो पढ़ रहे हैं वो कभी काम आने वाली है, तो ये बहुत काम आने वाली है, ये बहुत काम आने वाली, इतनी काम आने वाली है कि इससे होने वाले क्वेश्चन जो है वो क्या है, नीट में एज इट इज आए हुए हैं। इससे होने वाले क्वेश्चन जो है वो नीट में एज इट इज आए हुए हैं। तो जीपी सीरीज तो पहले क्या होती है वो देखिए, पहले थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। वो क्या है देखिए, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय प्रीसीडिंग टर्म बाय ए फिक्स्ड वैल्यू, टर्म बाय ए फिक्स्ड वैल्यू। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी सीरीज क्या होती है बच्चा, ए सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज प्रोड्यूस, ऐसा सीक्वेंस जो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से, है ना, एक फिक्स्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से, मतलब कोई फिक्स्ड वैल्यू है उसी को हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज है। मैम समझ नहीं आया क्या बोला आपने, तो चलिए समझाते हैं। ये देखिए मैं यहां पर पुट कर रही हूं ए कॉमा, अब हमें एक सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस हमें तैयार करना है जिसमें हम क्या करें, एक फिक्स्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू को क्या करें, मल्टीप्लाई। ए है, इसमें मैं क्या, ए है, हम इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको, इस ए आर को मैं फिर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ, 8 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए आर स्क्वायर। फिर से मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ए आर क्यूब,
फिर से मैं R से मल्टीप्लाई करूंगी तो AR4। इस तरह से ये एक सीक्वेंस है, ये एक जीपी सीरीज है, ये एक क्या है, जीपी सीरीज है। ए सीक्वेंस, हम फिर से अंग्रेजी को पढ़ते हैं, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, ऐसा सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय प्रीसीडिंग टर्म बाय ए फिक्स्ड वैल्यू। ये प्रीसीडिंग टर्म है, ये पीछे वाली टर्म है। ऐसे पीछे वाली टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, एक सीक्वेंस मिल रही है। ए है, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, एक फिक्स्ड वैल्यू मैंने आर ले ली, ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू मैंने ऐसे ही आर ले ली, इस आर को मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ए आर। इस ए आर में मैंने फिर से आर का मल्टीप्लाई किया, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आया हमारे पास ए आर स्क्वायर। इस ए आर स्क्वायर मैंने फिर से आर का मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास ए आर क्यूब। इस ए आर क्यूब में मैंने फिर से आर का मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास ए आर 4। सबको समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम कैसे निकालेंगे कॉमन रेशियो? अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? कॉमन रेशियो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी वैल्यू को बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। उसको निकालने के लिए, उसको कैसे निकालेंगे तो देखिए, कॉमन रेशियो वो क्या होता है, nth टर्म अपॉन n-1 टर्म, nth टर्म अपॉन n-1 टर्म। ये क्या होता है मैम, nth टर्म? ये क्या बता रहे हो, ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये क्या बता रहे हो, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो देखिए बच्चा, nth टर्म मतलब कि हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, 5, 6, 7 कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, रैंडम आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पर, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी मन मर्जी है। तो मैंने ना ये ले लिया, चलो ठीक है, ए आर क्यूब मैंने ले लिया। अब नीचे वाली वैल्यू क्या है, n-1 टर्म है, मतलब जो n हमने ऊपर लिया है, उससे एक टर्म पीछे वाला हमें लिखना है। जो n टर्म हमने ऊपर लिया उससे एक टर्म पीछे वाला लिखना है। n टर्म मैंने ए आर क्यूब लिया तो इसके पीछे वाला क्या है, ए आर स्क्वायर है। क्या मैं ए आर स्क्वायर को इधर लिख दूं? क्या मैं ए आर स्क्वायर को यहाँ पर लिख दूं? हाँ मैं लिख दो, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? इस ए से ए कैंसिल होगा, ये आर से ये आर कैंसिल होगा, हमारे पास आर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? आर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो मैं फिर से बताती हूँ, कॉमन रेशियो क्या होता है कि हमें कोई जीपी सीरीज दे रखी होगी और पूछा होगा ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको हम बार बार मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू जीपी सीरीज बन रही है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू, इस फिक्स्ड वैल्यू को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। इस कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, nth टर्म अपॉन n-1 टर्म है। nth टर्म कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हम पुट कर देंगे। इसमें से कोई भी वैल्यू आपको जो पसंद आए वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कर दिया पुट, डिवाइड करेंगे n-1 टर्म। हम किससे डिवाइड कर देंगे, n-1 टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। n-1 टर्म क्या होता है, n टर्म तो वो होती है जो हमें जो पसंद आए ना वो हम लिख देंगे, लेकिन n-1 टर्म क्या होती है, जो भी आपको पसंद आए उसमें से एक कम। मतलब अगर मुझे ए आर क्यूब पसंद आया तो उसमें से एक कम ए आर स्क्वायर है, इधर मत चले जाना, इधर ये ए आर स्क्वायर, इधर मत चले जाना, इधर ए आर स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास क्या है, आर आया। अब हमें क्या फाइंड करना, सम। ये सम देख लीजिए एक बार, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर। सम देखिए, ये मैं जो फॉर्मूले बता रही हूँ ये आपको कैसे यूज करने वो बताऊंगी आगे। चलिए फिर अभी देखिए सम, देखिए फर्स्ट टर्म हमारा ए है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अगर कोई भी जीपी सीरीज दे रखी होगी तो हम उसको ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, a/1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला, जीपी सीरीज, मैंने क्या बोला, जीपी सीरीज अगर हमें दे रखी होगी तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि जीपी सीरीज नहीं है। चलिए फिर बताइए, क्या ये जीपी सीरीज है, 1, 3, 5, 9, 8, 18, 17 इस तरह से वैल्यू है। ठीक है, क्या ये जीपी सीरीज है बच्चा, क्या ये जीपी सीरीज है? अगर मैं पूछूं ये जीपी सीरीज है तो अगर मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ गया। ठीक है, अब जीपी सीरीज क्या बोलता है हमें, जीपी सीरीज ये बोलता है हमें कि फिक्स्ड वैल्यू से क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, अगर मैं इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 आ रहा है, तो ये तो जीपी सीरीज नहीं है। ये तो क्या नहीं है बच्चा, ये तो जीपी सीरीज नहीं है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूं, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से वैल्यू आगे जा रही है, क्या ये जीपी सीरीज है, क्या ये जीपी सीरीज है? इस 2 को मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इस 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4, 4 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8, 8 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 16, 16 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 32। मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल ये क्या है, जीपी सीरीज है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, सम ऑफ द जीपी सीरीज। इस जीपी सीरीज हमें दे रखी है, पहले तो हमें ये पता करना आना चाहिए कि जीपी सीरीज है या नहीं। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमें सीरीज दे रखी है, जो हमें सीरीज दे रखी है, जो हमें सीक्वेंस दे रखा है, नंबर ऑफ द डिजिट्स हमें दे रखे हैं, जो हमें नंबर ऑफ द डिजिट्स हमें दे रखे हैं, क्या वो जीपी सीरीज है, क्या वो जीपी सीरीज है? हाँ तो बिल्कुल है। क्या वो जीपी सीरीज है? मैंने तो बोल दिया बिल्कुल है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि वो है कैसे हुआ। इस 1 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी, इस 1 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ या फिर 2 से डिवाइड करूं, मैंने मल्टीप्लाई बताया तो मल्टीप्लाई करते हो। चलो इस 1 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या ये 1/2 आएगा? हाँ मैम आएगा। इस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1/2 आएगा। इस 1/2 को मैं फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या 1/4 आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, इस 1/2 को मैं फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या आया, 4 आया। क्या आया बच्चा, क्या आया, 4 आया, आ गया। चलिए इस 1/4 को मैं फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आया, 1/8 आया। इस 1/8 को मैं फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या 1/16 आएगा। इस 1/16 को क्या मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या 1/32 आएगा। हाँ मैम आएगा। और 1/32 को क्या मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 1/64 आएगा। क्या आएगा बच्चा, 1/64 आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया ये क्या है, जीपी सीरीज है। तो हमें सम फाइंड करना। सम क्या होता है, सम होता है फर्स्ट नंबर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये इधर जो ए मैंने लिखा है, जो ए मैंने लिखा है वो क्या है, फर्स्ट नंबर है। जो क्या है, फर्स्ट नंबर है। ये क्या है, फर्स्ट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है। सम
सम इक्वल्स टू हो जाएगा ए, फर्स्ट नंबर इधर क्या है 1 है, माइनस 1 माइनस, अब कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, nth अपॉन n माइनस 1th टर्म। कॉमन रेशियो कैसे निकाल लेंगे, nth मैं मान लेती हूँ 1/4 है, तो इसके पीछे वाली वैल्यू 1/2 होगी, इसे डिवाइड करना है ना, यही था ना, nth अपॉन n माइनस 1th टर्म यही था। ये देखिए ये 2 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे होगा देखिए, कॉमन रेशियो हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 1, सही है। ये 2 ऊपर चला गया और 1 4 के पास चला गया, तो हमारे पास कॉमन रेशियो कितना आया बच्चा, 2/4। 2/4 कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2, सही है। तो हमारे पास सम आया 1/1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/2, कितना होगा 1/2 हुआ। चलिए फिर ये सम है इक्वल्स टू 1/, जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 ऊपर माइनस 1/2 यही होगा, तो ये हो जाएगा सम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 माइनस 1 1/2। ये 2 जब ऊपर जाएगा यहाँ पर तो सम हो जाएगा कितना, इस तरह का सीक्वेंस आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जीपी सीरीज है या नहीं, हम वो फाइंड कर लेंगे। हमें ये पता चल गया कि जीपी सीरीज है नहीं, कैसे पता चलेगा कि हम कोई फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, अगर हमें पता फाइंड कर लेंगे, पता चल गया हमें, तो हम ये देखो सम का फॉर्मूला लगाएंगे a/1 माइनस कॉमन रेशियो। यहाँ पर कॉमन रेशियो कैसे पता चलेगा कि कोई भी अपनी पसंद की वैल्यू उठाइए और उसको डिवाइड करिए पसंद की वैल्यू से, एक पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड कर लिया, इस वैल्यू में पुट कर दिया। ये देखिए a यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, a यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर हमारा 1 रहा, ये हमारा फर्स्ट नंबर रहा, ये 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 माइनस कॉमन रेशियो हमारे पास आया 1/2, ये हमने 1/2 यहाँ पर पुट किया, एलसीएम लिया और हमारे पास सम कितना आ गया 2 आ गया। फिर से हम एक सीरीज दे रखी है और वो क्या है देखते हैं। ये देखिए फिर से हमें इसमें सम फाइंड करना है और वो होता है a/1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या, मैं यहाँ पर देखो ये क्या है 1 + 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/16 प्लस 1/32 ये। अब इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, किससे ये बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखिए। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, nth टर्म मैं यहाँ पर -1/4 ले लिया, डिवाइड इससे पहले वाली वैल्यू क्या है 1/2 है। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, ये जो 2 है ये जाएगा ऊपर और ये 1 जाएगा यहां, तो ये हो जाएगा -1 × 2/1 × 4। कितना हो जाएगा बच्चा -2/4।
इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, मतलब ये -1/2 से क्या हो रहा है, बार बार डिवाइड हो रहा है। किस क्या हो रहा है, -1/2 से बार बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो -1/2 है, ये माइनस कॉमन रेशियो है, -1/2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। 1 अपॉन, जब इसको लेंगे हम एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, कितना हो जाएगा बच्चा, 1/3/2, ये क्या हो जाएगा 2/3। सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में हमें क्या फाइंड करना, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। वो कैसे करेंगे, ये देखो जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टर है वो देखिए पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना, पैरेलल मतलब यहां देखिए, सॉरी ये सीरीज में, ये आर, फिर ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों इस तरह से पैरेलल में जुड़े हुए हैं। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये आर, ठीक है, ये वाला आर, अब ये आर और आर दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, आर और आर दोनों पैरेलल में, 2 आर है, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे जब हम जोड़ेंगे, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। कैसे होगा, जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो होगा R/R/R+R, जो कितना हो जाएगा, R²/2R। सही है, इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा R/2। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाता है, R+R, जो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इस तरह से हम पैरेलल और सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। फिलहाल हमें क्या याद रखना है, अगर सेम वैल्यू, अगर सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो जितनी बार ये पैरेलल में जुड़ रहा है उतनी बार से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ये मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया, जो रेजिस्टेंस है ये जितनी बार पैरेलल में जुड़ रहा है उतनी बार से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ये 2 बार पैरेलल में जुड़ रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, 2 बार ये पैरेलल में जुड़ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर ये देखिए, फिर ये 4 बार, 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में जुड़ रहा है। ठीक है, ये इससे सीरीज में जुड़ रहा है, फिर ये इससे सीरीज में, और फिर ये इससे सीरीज में, इस तरह से सीरीज में जुड़ रहा है। लेकिन ये आपस में किस में जुड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आर फिर ये आर जो है वो, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये सारे एक दूसरे में सीरीज में जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम देखें ये क्या है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये क्या है, पैरेलल में। ठीक है, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सीरीज पैरेलल अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम जो हम कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेट करते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए वो देखिए, अगर ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो जितनी बार ये जुड़े हुए, अगर सेम वैल्यू अगर रेजिस्टेंस की है, सेम वैल्यू RR दे रखी है, तो जितनी बार ये पैरेलल में जुड़े हुए उतनी बार से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 बार ये पैरेलल में जुड़े हुए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर R/4 कर देंगे। ये 8 रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है, यानी कि ऐसे 8 बार लगे हुए हैं, पैरेलल में से 8 बार रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, R/8 हो जाएगा। सॉरी, क्या कर रही हूं मैं, R/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, R/8 हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये A है और यहां पर B है। हमें क्या फाइंड करना, मैं एक बार फिर से बता रही हूं, चलिए R, ठीक है, जैसा था वैसा का वैसा मैंने यहाँ उतार लिया। अब पैरेलल में जितनी बार जुड़े हैं उतनी बार से मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, R/2, ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/4, ये हो जाएगा R/8। इस तरह से आगे इसकी जो सीरीज है, इस तरह से आगे ये जुड़ रहे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक जुड़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे मैंने पैरेलल में जोड़ा, समझ में आया आपको कैसे मैंने पैरेलल में जोड़ा। अभी मैं सीरीज में जोड़ूंगी तो बाद में, पहले ये देखिए कैसे मैंने पैरेलल में जोड़ा, समझ में आया। जितनी बार ये जुड़ रहे हैं ना उतनी बार से हम डिवाइड कर देंगे। अब क्या है, ये सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं, मैम कैसे पता चलेगा ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कैसा पता चलेगा कि सीरीज में जुड़ रहे हैं। ये देखिए, ये इसके एंड, ये इसका एंड और ये इसका एंड, ये दोनों एंड, ये मैं एक मान लूं, अगर मैं एक मान लूं तो इसका एंड और इसका एंड है, वो दोनों, इस वाले का एंड और इस वाले का एंड दोनों जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर ये जुड़े हुए तो ये मतलब ये क्या है, सीरीज में, ये क्या है, सीरीज में। और ये देखो यहां पर जुड़े हैं, मतलब ये क्या है, सीरीज में। अब देखिए ये B है, अब हमें सीरीज में जोड़ना है, ये सारे सीरीज में। अब हम सीरीज में जब जोड़ेंगे, जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, R + R करेंगे, मतलब R + R/2, ये देखिए प्लस R/4 प्लस R/8, इस तरह से आगे सीरीज हमारी चलती जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। मतलब क्या है, सम ऑफ द रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस का सम निकालना है, ठीक है। ये देखिए कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो क्या होगा बच्चा, कॉमन रेशियो होगा nth टर्म अपॉन n माइनस 1th टर्म। nth टर्म अगर मैं यहाँ पर R/4 ले लूं और n माइनस 1th टर्म कितना होगा, R/2 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2/4 मतलब 1/2। कॉमन रेशियो हमारा कितना होगा बच्चा, कॉमन रेशियो हमारा कितना होगा, 1/2 होगा। कॉमन रेशियो हमारा कितना होगा, 1/2 होगा। तो ये सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म R 1 माइनस 1/2, तो सम हो जाएगा हमारा R अपॉन 2 माइनस 1/2। तो ये सम हो जाएगा 2R। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कोई भी हमें डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमें इस तरह से दे रखा और पूछा है कि R इक्विवेलेंट बताइए, ठीक है, तो पहले तो हम इसे पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। ये पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है, फिलहाल हमें ये मैंने बता भी रखा, चलो मैं ये देखो हमने बता भी रखा है, लेकिन
फिलहाल देखिए, अगर ये सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा होगा, सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जुड़ा होगा तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे पैरेलल में? अगर जितनी बार ये जुड़ा है उतनी बार से हम डिवाइड कर देंगे। ये 4 बार अगर जुड़ा है तो हम 4 बार से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 8 बार जुड़ा तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम इस तरह से जोड़ेंगे, अदरवाइज हमें इस तरह से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R इंटू R अपॉन R प्लस R, इस तरह से लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर सेम सेम वैल्यूज अगर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उस सेम वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 4 बार जुड़ा तो R/4 हो जाएगा, 2 बार जुड़ा है तो R/2 हो जाएगा, अगर 8 बार जुड़ा तो R/8 हो जाएगा। इस तरह से हम पैरेलल में हमने जोड़ लिया। फिर देखिए, पैरेलल में जोड़ा तो हमारे पास ये कुछ सीक्वेंस आया, ये सीरीज है, ये सारे किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। इतना तो आपको पता ही होगा ना, ये सारे किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये कितना हो जाएगा R, सीरीज में हम कैसे जोड़ेंगे, R प्लस R/2 प्लस R, ये देखिए R प्लस R मतलब प्लस, सिंपल जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ना। सीरीज में हम रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे, जैसे सिंपल हम जोड़ते हैं वैसे R प्लस R/2 प्लस R/4 प्लस R/8, इस तरह से हम जोड़ेंगे। ठीक है, सम कितना होगा, हमें अब R इक्विवेलेंट निकालना है, इनकी सम ऑफ द रेजिस्टेंस निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इस तरह से जीपी सीरीज हमारे क्या आती है, काम आती है। तो ये इस क्वेश्चन से पता भी चल रहा है। तो R/1 माइनस कॉमन रेशियो क्या होगा, R/4, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन R/4 और उससे पहले वाली वैल्यू थी R/2, इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कॉमन रेशियो आया 1/2। सम इक्वल्स टू होगा R/1 माइनस 1/2, और ये सम आ गया 2R। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट 1, 0, 2, 0, 4, 0, charge Q is placed on x axis of coordinate 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0 and so on. Then find force on charge Q which is at origin. चार्ज Q है, उसको हमने x एक्सिस पर रखा है, चार्ज Q को x एक्सिस पर रखा है। x एक्सिस क्या होता है, हाँ, ये हमारा क्या होता है बच्चा, ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा माइनस वाई एक्स एक्सिस होता है। सबको पता है कि चार्ज Q है, उसको हमने एक्स एक्सिस पर रखा है। ये कोई चार्ज Q है जिसको हमने एक्स एक्सिस पर रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 0, 2, 0, 4, 0 और 8, 0। ये Q है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 0, 2, 0, मतलब क्या है कि 1 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नहीं, इसीलिए 0। ये एक्स होगा, ये वाई होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। समझ में आया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये Q चार्ज है और इसको प्लेस किया है कहां पर, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ये देखिए, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी माइनस वाई एक्सिस होती है। चलिए फिर
हाँ, अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, क्यू चार्ज है उसको हमने कहाँ पुट कर रखा है, 1,0 पर रखा है। ए क्यू चार्ज है जिसको हमने कहाँ रखा है, 2,0 पर रखा है। दूसरा क्यू है उसको हमने 4,0 पर रखा है। 8,0 है। हमें क्या करना है, फाइंड फोर्स, हमें फोर्स निकालना है ऑन चार्ज क्यू, क्यू चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है विच इज एट ओरिजिन, जो कहां पर है बच्चा, वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन मतलब ये वाला क्यू है, इस क्यू पर हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना है जो ओरिजिन पर है। ये x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। ये देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये माइनस x एक्सिस होती है, ये माइनस, और ये माइनस y एक्सिस होती है। ठीक है, इस x एक्सिस पर चार्ज है, q चार्ज है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, ये चार्ज है वो कहाँ पर रखे हुए, मान लो ये 1, ये 1,0 यानी कि यहाँ पर रखा हुआ, 2,0 यानी कि एक यहाँ पर रखा हुआ, 4,0 यानी कि एक यहाँ पर रखा हुआ, इस तरह से यहाँ पर रखे हुए एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, जो कहाँ पर निकालना है फोर्स, जो क्यू चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है, जो क्यू चार्ज कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। जो क्यू चार्ज कहाँ पर है बच्चा, जो क्यू चार्ज कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। जहां पर ये ओरिजिन पर है, समझ में आया, ये ओरिजिन पर है, इस पर हमें फोर्स निकाला इन सारे चार्जेस की वजह से। क्या आप इतना जानते हो फोर्स कितना होता है, के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। फोर्स होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स होता है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। के ये वाला Q यहां पर आ जाएगा, ये दोनों Q सेम है तो हम क्या, Q इंटू Q क्या होगा, Q इंटू Q क्या होगा, Q इंटू Q क्या होगा, Q स्क्वायर होगा। Q इंटू Q क्या होगा, Q स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अब हमारे पास R क्या होता है, इन दोनों के बीच में लेंथ, ये R है, इन दोनों के बीच में, जिसके बीच में हम निकाल रहे हैं ना, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो हम इसके बीच में निकाल रहे हैं, इसके बीच में निकाल रहे हैं, इसके बीच में निकाल, जिनके बीच में हम निकाल रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा 1/r स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए बच्चा 1/r स्क्वायर, यहाँ मतलब क्या है, इस Q और इस Q के बीच में, इस Q और इस Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 0, ये एक्सिस, ये कहाँ पर ओरिजिन है, ये कहाँ पर है, ये वाला जो Q है, ये वाला जो चार्ज है वो कहाँ पर है, ये वाला जो चार्ज है वो ओरिजिन पर है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पर है। ये वाला जो चार्ज है वो कहाँ पर है, 1,0 पर है। 1,0 मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 हो गई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख दूं 1/1 स्क्वायर, लिख दूं मैं यहाँ पर 1/1 स्क्वायर। हाँ, अगला है हमारा इस Q और इस Q के बीच की डिस्टेंस। इस Q, क्योंकि हमें क्या पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देन फाइंड फोर्स ऑन Q चार्ज विच इज एट ओरिजिन। Q चार्ज पर फोर्स बताइए जो कहां पर है, ओरिजिन पर है। Q चार्ज पर फोर्स बताइए जो कहां पर है, ओरिजिन पर है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से फोर्स बताना है, मतलब इस चार्ज पर फोर्स बताना है इन सारे के वजह से। इस चार्ज पर, ओरिजिन वाले चार्ज पर फोर्स बताना है, किसकी वजह से, इन सारे की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो बताना है। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2, 0 से लेके 2।
तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। फिर इन दोनों के बीच में हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1/8 स्क्वायर एंड सो ऑन, मतलब आगे इस तरह से आगे की तरह से बढ़ता जाएगा। F इक्वल्स टू हो जाएगा KQ स्क्वायर। 1/1 स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 1/2 स्क्वायर कितना होगा? 1/4 होगा। 1/4 स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 1/4 स्क्वायर कितना होगा? 1/16 होगा। कितना होगा? 1/16 होगा। और 1/8 स्क्वायर कितना होगा? 1/64 होगा। ठीक है, इस तरह से आगे चलती जाएगी। अब देखिए ये क्या जीपी सीरीज बन चुकी है? क्या ये जीपी सीरीज बन चुकी है? हाँ, 1 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आया, फिर 1/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1/16 आया। हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, तो हम सम निकालेंगे। हम अगले पेज पर चलते हैं। एक्चुअली में हम अगले पेज चलते हैं। कैसे चलेंगे? ये आया था हमारे पास, इस तरह से वैल्यू आई थी F इक्वल्स टू KQ स्क्वायर F इक्वल्स टू KQ स्क्वायर 1/1 यानी कि 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, इस तरह से चलेगा। फिर ये बन चुकी है एक जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज सम मतलब कि फोर्स हमें निकालना है, वो क्या होगा? KQ स्क्वायर A/1 माइनस कॉमन रेशियो। क्या इसी तरह से हम सम को निकालते हैं? A/ यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। हाँ मैम, इसी तरह से निकालते हैं। अब कॉमन रेशियो क्या होगा? मान लो मैंने क्या लिया? 1/16 अपॉन 1/4, ये मैंने लिया। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ये 4 यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा? कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 4/16। क्या हो जाएगा? 4/16, जो क्या होगा? 1/4 होगा। जो कितना हो जाएगा? 1/4 होगा। 1/4 होगा। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू KQ स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म हमारा कितना? 1 माइनस कॉमन रेशियो हमारा दे रखा है 1/4। ठीक है, F इक्वल्स टू KQ स्क्वायर। हम इसको एलसीएम लेंगे। हम क्या इसका एलसीएम लेंगे? 1/4 माइनस 1/4। सही है जी, बिल्कुल सही है। F इक्वल्स टू KQ स्क्वायर 1/3/4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4KQ स्क्वायर बाई 3। ये हमारी फोर्स की वैल्यू आएगी। एक बार फिर से बता देती हूँ अगर किसी को कोई डाउट हो तो। चार्ज क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है हमारा? चार्ज Q is placed on x axis of coordinate 1,0, 2,0, 4,0, 8,0। चार्ज Q है, Q चार्ज है जिसको हमने x एक्सिस पर रख रखा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ रखा है? एक चार्ज को हमने 1,0 पर रखा है, 2,0, 4,0, 8,0, ऐसे हमने क्या किया? रख रखा है। किसको? चार्ज Q को हमने रखा है।
ऐसे आगे चलते जाएंगे, मतलब एंड सो ऑन। देन फाइंड फोर्स, इस तरह से हमने चार्ज को रख रखा है और हमें क्या बोला है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू विच इज एट ओरिजिन। ये चार्जेस तो पड़े हुए ठीक है, लेकिन जो चार्ज ओरिजिन पर है, ओरिजिन का मतलब है x इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0। जहां पर ये देखो ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। जो ओरिजिन पर जो चार्ज है उस पर फोर्स बताइए इन सारे चार्जेस की वजह से जो x कोऑर्डिनेट पर है, ठीक है। अब दो चार्जेस के बीच में अगर हमें फोर्स फाइंड करना है, वो क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है, KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये क्या होता है, फोर्स होता है। हमें याद रखना, हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो घबराना नहीं है अगर किसी को नहीं पता है तो, ठीक है, हम बताएंगे आगे। F इक्वल्स टू क्या होगा, KQ1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। हाँ मैम ठीक है। ये देखिए K है, K एक कांस्टेंट नंबर है, K एक कांस्टेंट नंबर जो हर एक वैल्यू के लिए सेम होगी, तो इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। फिर है Q स्क्वायर, ये Q स्क्वायर सबके लिए सेम है, ये Q, ये Q, ये Q, Q, Q सब सेम है, इसीलिए हमने इसको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। Q1 Q2, Q इंटू Q, Q स्क्वायर ही तो होगा ना। हाँ मैम, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, 4 इंटू 4, 4 स्क्वायर। इसी तरह से Q इंटू Q, ये Q इंटू Q, ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर ये Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सेम है, तो हम इसको क्या कर लिया, हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अगर मैं आपको एक स्टेप और लिखकर दिखाऊं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पर, F इक्वल्स टू हो जाएगा KQ स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, इस तरह से। और फिर मैंने क्या किया है, KQ स्क्वायर सब सेम है, तो मैंने इसको बाहर निकाले और इस तरह से आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/16, इस तरह से मैंने इस तरह से किया, ठीक है। सबको समझ आया। हाँ, इस तरह से हमने किया तो ये हमारा आया 1/, ये R स्क्वायर डिवाइड में, ये R स्क्वायर क्या है बच्चा, ये R स्क्वायर क्या है, ये डिवाइड में, इसीलिए हम क्या करें, डिवाइड में क्या करें, ऐड करें। 1/1 स्क्वायर, सबसे पहले ये 1/1 स्क्वायर, फिर 1/2 स्क्वायर, फिर 1/R क्या होती है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, ठीक है। 1/4 स्क्वायर, 1/8 स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल्स टू KQ स्क्वायर 1/1 स्क्वायर 1, 1/2 स्क्वायर 1/4, 1/4 स्क्वायर 1/16, 1/8 स्क्वायर क्या होता है, 1/64 होता है। क्या होता है बच्चा, 1/64 होता है। देख लो सब एक बार, देख लो, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर आगे हमने क्या किया, ये हमारे पास एक जीपी सीरीज बन चुकी थी और हमें फोर्स निकालना था, तो हमने क्या किया, सम कर दिया, ठीक है। सम क्या होगा, A/1 माइनस, जहां जहां जीपी सीरीज होगी वहां वहां ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। A/, क्या हो गया, A/, हो गया 1 माइनस कॉमन रेशियो F इक्वल्स टू KQ स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1, ये 1 माइनस कॉमन रेशियो आया हमारे पास 1/4, F इक्वल्स टू हुआ KQ स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4, KQ स्क्वायर 1/4 माइनस 1 कितना हो गया, 3/4, 4 माइनस 1 3/4, ये हो गया 4 KQ स्क्वायर। ये जो 4 है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 KQ स्क्वायर बाई 3। ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करना है, आपको ऐसा नहीं कि मैं दे रही हूँ आप करोगे नहीं, करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप करोगे तो आपसे कुछ बनेगा, कुछ आपसे नहीं बनेगा, तो जो आपसे नहीं बनेगा वो मैं अगले दिन कराऊंगी, तो वो चीजें आपको लंबे टाइम तक क्या रहेगी, स्ट्राइक रहेगी, मतलब स्ट्राइक करेगी, हाँ कि ये चीज हमसे नहीं बनी थी, ठीक है। और अगर आपसे पूरा बन जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, और बननी भी चाहिए। तो मैं बता देती हूँ, वैसे फाइन, एक मिनट फॉर्मूला बता देती हूँ मैं।
फाइंड नेट फोर्स ऑन एम विच इज ओरिजिन ड्यू टू ऑल अदर मास। बहुत सारे मासेज हैं, इस पर फोर्स पूछा है जो बाहर की तरफ लग रहा है, ये रिपेल कर रहा है ना, दो चार्जेस प्लस प्लस पॉजिटिव चार्जेस ना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और मास हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके पास आ रहा है। ये जो मास, देखो ध्यान से सुनिएगा, फाइंड नेट फोर्स ऑन एम विच इज एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल अदर मास। ये सारे जो मासेज हैं इनके वजह से इस मास जो ओरिजिन पर जो मास है उस पर हमें फोर्स फाइंड करना है, और ये फोर्स कितना होता है, ये फोर्स होता है जी m1 m2 बटा r स्क्वायर। जैसे वो वाला चार्ज के वजह से क्या होता था k q1 q2 बटा r स्क्वायर है, वैसे यहां पर क्या है जी m1 m2 बटा r स्क्वायर है। जी m1 m2 बटा क्या है, ये देखो ये ना रिपेल कर रहा है, ये जो फोर्स है ना रिपल्सन वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, आगे मैं बताऊंगी क्यों रिपल्सन वाला लग रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, प्लस प्लस दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इसलिए ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, दूर जा रहा है, ये क्यों जो है वो दूर जा रहा है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसके पास आ रहा है, क्योंकि कोई भी जो मास है वो कभी दूर नहीं जाता, वो पास ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रिपल्शन वाला चक्कर ही नहीं है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना, फोर्स निकालना है। अगला मैंने दिया है आपको फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वो बहुत ही अच्छे से आप कर लोगे। क्या होता है वाई की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे वो आप कर लेना, मैं नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी मैं, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ये जो पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। प्लस क्यू के लिए होता है प्लस के क्यू बटा आर, और माइनस क्यू के लिए होगा माइनस के क्यू बटा आर। ये फॉर्मूला होगा, आपको फॉर्मूले को पुट करना है और एक जीपी सीरीज बनेगी, ठीक है, और आंसर निकालना है, ठीक। ये 3 होमवर्क है, ये आपको करने हैं, ठीक है। और आज का सेशन हम यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं, हो गया ना। बाय बाय। ध्यान रखना अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बाय बाय।